तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की पेशकश इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू मेयार अदब वीडियो सबक हिस्सा नस्र मौजू तुर्कों के अखलाक व आदात व माशरत अज़ शिबली नुमानी। तफ़हीम अज़ डॉक्टर शेख नियाज़ुद्दीन साबरी, गेस्ट लेक्चरर उर्दू, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ज़कूर, महबूब नगर। प्यारे बच्चों, अल्लामा शिबली नुमानी के लिखे इस सफ़रनामे में सफ़रनामे का मुताला करने से कबल मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए हम सबसे पहले अल्लामा शिबली नुमानी का तारुफ जानते हैं। अल्लामा शिबली नुमानी 3 जून 1857 ईस्वी में ज़िले आज़मगढ़ के मौज़े बंदूल में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला था। इब्तदाई तालीम घर पर ही मौलवी फ़ारूक चरियाकोटी से हासिल की। 18 साल की उम्र में मंतिक़, फ़लसफ़ा, अदब, फ़िक़्ह, तफ़सीर और हदीस वगैरह की तालीम हासिल की, जिसके बाद चंद दिनों तक दीवानी अदालत के अमीन रहे। समीउद्दीन खां की सिफारिश पर सर सैयद अहमद खां ने प्रोफेसर के ओहदे पर फायज़ किया। 16 साल तक इस ओहदे पर फायज़ रहे और इसी दौरान क़िस्तांतुनिया, मिस्र, तुर्किस्तान वगैरह का दौरा किया। इल्मी व अदबी दुनिया में अपनी सलाहियतों की वजह से शोहरत हासिल की। सीरत निगारी में अल-फ़ारूक़, अल-मामून, सवानेह मौलाना रूम, सीरतुन्नेमान और अल-ग़ज़ाली अहमियत की हामिल हैं। इनकी सवानेह कुतुब में बयान खुसरो, हयात हाफिज़, हयात खुसरो, माँ ज़ैबुन्निसा बेगम और हयात सादी अहमियत रखती हैं। इस्लामियात में उन्होंने इल्मुल कलाम, अल कलाम, इस्लामी मदारिस और दारुल उलूम, किताबुल जज़िया और इस्लाम की आलमगीर खिदमात लिखीं। तनक़ीद में शेरुल अजम और मवाज़िन अनीस व दबीर इनकी काबिल क़दर खिदमात हैं। इनका सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम 1892 ईस्वी में शाये हुआ। सीरतुन्नबी की 4 जिल्दें इनकी शाहकार किताबें हैं। शायरी में मसनवी सुबह उम्मीद और कुलियात शिबली अहम हैं। इसके अलावा मज़ामीन शिबली, मक़ालात शिबली और खुतबात शिबली वगैरह भी शाये हो चुकी हैं। 1892 ईस्वी में तुर्की हुकूमत ने उन्हें तमग़े मजीदी से नवाजा। 1894 ईस्वी में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा। सर सैयद की रहलत 1898 ईस्वी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सुबुकदोश हुए और सिलसिले आसिफिया में शोबे मुसन्निफ़ीन से वाबस्ता हुए। रियासत हैदराबाद के मदारिस के लिए जदीद उलूम व फ़नून से मरबूत निसाब तैयार किया। 1913 ईस्वी में निदवतुल उलमा की तंग नज़री से तंग आकर दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ की बुनियाद रखी और रिसाले मारिफ का इजरा किया। शिबली नुमानी उर्दू के मशहूर मुहक़्क़िक़, मौर्रिख़, फ़लसफ़ी, नाक़िद, माहिर तालीम, मुअल्लिम, शायर और वाज़ की हैसियत से मशहूर हुए। उन्होंने उर्दू की अदबी तारीख़ में सवानेह निगार, सीरत निगार, सफ़रनामा निगार, तनक़ीद निगार, मुहक़्क़िक़ और नामवर सहाफ़ी की हैसियत से शोहरत हासिल की। उन्होंने सर सैयद की सोहबतों से इस्तिफ़ादा किया, जिसके नतीजे में शेर व अदब की दुनिया में उन्हें बुलंद मुक़ाम हासिल हुआ। वो सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अख़लाक़ के इब्तदाई मज़मून निगारों और तबसरा निगारों में शुमार किए जाते हैं। 18 नवंबर 1914 ईस्वी को आज़मगढ़ में उनका इंतकाल हुआ।
प्यारे बच्चों, मजमून की शुरुआत करने से पहले मैं सफ़रनामे की एक छोटी सी तारीफ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर सफ़रनामा किसे कहते हैं। उर्दू अदब में सफ़रनामा ऐसे मजमून को कहा जाता है जिसमें किसी मुल्क या किसी इलाके के सफ़र का हाल बयान किया जाए। कदीम ज़माने में लोग दूर दराज का सफ़र नहीं करते थे, लेकिन जब कोई किसी इलाके का सफ़र करता है तो वहाँ के हालात, मकामात, लोगों के रहन सहन के मुताल्लिक़ मालूमात को इस अंदाज में लिखता है कि पढ़ने वाले को इस इलाके का अंदाज़ा हो जाता है। अल्लामा शुबली नोमानी ने भी कई ममालिक का सफ़र किया, जिनमें तुर्की मुल्क भी शामिल है। लिहाजा सफ़र के दौरान तुर्कों के अखलाक, आदात और माशरत को उन्होंने इस सफ़र में बयान किया है। शुबली नोमानी ने अपनी ज़िंदगी में तुर्की और दीगर ममालिक का सफ़र किया था। चुनांचा अपने इस सफ़रनामे में उन्होंने तुर्कों के अखलाक व आदात और तर्ज माशरत को बयान किया है। लिखते हैं, क़िस्सतुनिया में मैं अगरचे मुसलसिल 3 महीने तक रहा, लेकिन ज़बान की अजनबियत की वजह से तुर्कों से मेरा मेल जोल बहुत कम था। मेरे हमसोहबत और मेरे अहबाब जिस कदर थे शाम के अरब थे, इसलिए तुर्कों के अखलाक और आदात के मुताल्लिक़ मेरी वाक़िफ़ियत सरसरी और अजमाली है। मैंने अक्सर कॉलेज और स्कूल और बाज़ सनत वग़ैरह के कारखाने देखे। चंद मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारान मुल्की से मिला और इनके यहाँ दावतें खाईं। खैवाखानों में कभी किसी से मुलाकात हो गई, ट्रामवे और रेल पर किसी से तारुफ हो गया। गर्ज़ इस किस्म के मौके थे जिनमें मुझको तुर्कों के अखलाक व आदात का तजुर्बा हुआ, और इस बाब में मैं जो कुछ लिखूँगा इन्हीं वाक़यात की बिना पर होगा। बच्चों, यहाँ पर शिबली लिखते हैं कि उन्हें तुर्की ज़ुबान से नावाकिफ़ियत के सबब क़िस्सतुनिया में मकामी लोगों से इनकी कम मुलाकात रही। इनके ताल्लुक़ात ज़्यादातर शाम के अरब दोस्तों से थे, लेकिन तुर्की में उन्होंने कॉलेज, स्कूल और सनतों का दौरा किया, दावतें खाईं, खहवाखानों यानी होटलों, ट्रामवे यानी टांगों और रेलगाड़ी का सफ़र किया, जहाँ उन्हें तुर्कों के अखलाक व आदात और तर्ज माशरत का तजुर्बा हुआ। आगे लिखते हैं, हरचंद मेरी वाक़िफ़ियत के ज़राए इस कदर महदूद हैं, ताहम बाज़ उमूर की निस्बत मुझको बिल्कुल यकीन है कि इनके मुताल्लिक़ मेरी जो राय कायम हुई है वो ख़तान सही है और इसमें ज़रा भी गलती का एहतिमाल नहीं। तुर्कों के अखलाक निहायत वसी और फ़याज़ाना हैं। गुरूर व नख़वत, तरफ़ा और कम बीनी इनमें नाम को नहीं है। अमीर व गरीब, मज़दूर व ओहदेदार, शरीफ, जाहिल व आलिम, हर दर्जे के लोग से मुझको साबिक़ा पड़ा, लेकिन खुश अखलाक़ी और फ़याज़ तबई में गोया सब एक ही मकतब के शागिर्द और एक ही सांचे के ढले थे। यहाँ शिबली लिखते हैं कि मकामी ज़बान यानी तुर्की ज़बान से वाकिफ़ ना होने के बावजूद उन्होंने तुर्कों की तहज़ीब को जैसा देखा, जैसा समझा, इसी तरह बयान किया है। वो लिखते हैं कि तुर्कों के अखलाक निहायत वसी और फ़याज़ाना हैं। अमीर, गरीब, जाहिल व आलिम सब खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। एक आम बात यह है कि बाज़ार में चलते चलते तुम जिस शख्स से गो वो किसी रुतबे का आदमी हो, रास्ता पूछो, वो निहायत मेहरबानी से तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगा और तुमको रास्ता बताएगा। बाद मौक़ों पर मुझको निहायत तंग और पेचदार गलियों से गुजरने का इत्तेफाक हुआ और रास्ते के भूल जाने की वजह से देर तक हैरान रहा। इत्तेफाकन कोई तुर्क आ निकला। इसने रास्ता बताने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि साथ हो लिया और जहां मुझको जाना था वहां तक पहुंचाकर वापस आया। यहाँ शिबली लिखते हैं कि बाजार में अगर कोई किसी से रास्ता पूछ ले तो वो मेहरबानी से मुतवज्जह होता है, रास्ता बताने के साथ साथ मंजिल तक भी छोड़ाते हैं। एक दफ़ा वो भी रास्ता भटक गए थे और परेशान हुए, लेकिन किसी तुर्की ने इनकी मदद की और उन्हें न सिर्फ रास्ता बताया बल्कि मंजिल तक छोड़ाया। आगे लिखते हैं, फयाजी और मेहमान नवाजी तुर्कों की आम सिफत है और निहायत अदना दर्जे के लोग भी निहायत सैर चश्म और फयाज हैं। ये आम तरीक़ा है कि 2-4 चश्म आशना किसी होटल या कहवे खाने में इत्तेफाक से मिल गए हो तो कहवा वगैरह में जो कुछ खर्च होगा एक शख्स सबकी तरफ से दे देगा, गोया तमाम लोग इस शख्स के मेहमान होते हैं और वो मेज़बान होता है। खूंगर सवी की सैर को गया तो खूजा या अफंदी साथ थे। चूँकि ये मुकाम क़िस्सतुनिया से
20-25 मील दूर है और मेरे साथ और भी चंद अहबाब थे। जहाज़ और गाड़ी का किराया और तिफ़्का वगैरह में 500 रुपया खर्च हुए। ये कुल रकम ख्वाजा आफंदी ने अदा की और मेरे शामी अहबाब को, जो खुद मुख्तदिर और फयाज़ तबा थे, आफंदी साहब का ज़ेर बार एहसान होना गवारा न था, लेकिन मुल्क के रिवाज की वजह से ज़्यादा इसरार न कर सके। यहाँ शिबली लिखते हैं कि तुर्की बड़े मेहमान नवाज हैं। इत्तेफाक से अगर होटल में 2-4 दोस्त जमा हो जाते हैं तो कोई एक शख्स सबकी तरफ से पैसे अदा कर देता है, गोया वो मेज़बान होता है और बाकी सब इसके मेहमान। शिबली जब अपने दोस्तों के साथ तुर्की के एक मुकाम खुंगरसवी को सैर को गए तो उनके साथ उनके एक दोस्त ख्वाजा आफंदी भी थे। वहाँ सैर के दौरान जहाज़ गाड़ी का तमाम खर्च इनके दोस्त ख्वाजा आफंदी ने अदा किया, तो तुर्कों की मेहमान नवाजी की एक बेहतरीन मिसाल है। आगे लिखते हैं, एक दफ़ा मैं दरवेश पाशा के मकान पर गया। वहाँ चंद और बुजुर्ग तशरीफ़ रखते थे। सबसे तारुफ हुआ और देर तक सोहबत रही। चूँकि उस वक्त तक मैंने तुर्की बूट का इस्तेमाल नहीं शुरू किया था और अंग्रेज़ी बूट पहनकर मकान के अंदर जाना यहाँ मायूब है, मैंने दरवाजे ही पर बूट उतार दिया था। तुर्कों के नज़दीक बूट का पाँव में ना होना बदसलीक़गी में दाखिल है, इसलिए किसी किसी को ख्याल हुआ। हाजिरीन में से एक बुजुर्ग जो स्कूल के मास्टर और मुअज़्ज़िज़ आदमी थे, चुपके से उठे और एक स्लीपर लाकर मेरे पास रख दी। इन बुजुर्ग का नाम काजिम आफंदी था। नौजवान आदमी हैं। रियाजी में इनकी तसनीफ़ हुज़ूर सुल्तानी में पेश हो चुकी है। रुखसत होने के वक्त मुझसे फरमाया कि हिंदुस्तान पहुंचकर याद रखिएगा कि क़िस्तुनिया में काजिम भी आपका एक नियाज़मंद था। बच्चों, यहाँ शिबली लिखते हैं कि एक दफ़ा वो अपने एक दोस्त दरवेश पाशा के घर गए जहाँ कुछ बुजुर्ग मौजूद थे। उस वक्त शिबली अभी तुर्की बूट का इस्तेमाल नहीं करते थे। दरवेश पाशा के मकान के बाहर उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी बूट को उतारा और नंगे पैर ही अंदर दाखिल हुए। तुर्कों के नज़दीक पाँव में बूट ना होना बदसलीक़गी समझा जाता है। वहाँ उन्हें पता चला कि तुर्की बूट पहनना यहाँ की तहजीब है। तभी वहाँ पर मौजूद एक साहब जिनका नाम काजिम आफंदी था, उन्होंने शिबली को एक स्लीपर लाकर दी और इनसे दोस्ती की। आगे लिखते हैं, हुसैन हसीब आफंदी जो पुलिस कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ रुतबे के आदमी हैं, मुलाकात के साथ इस लुत्फ़ को मेहरबानी से पेश आए कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसरार करके खाना खिलाया, कोठी और पाई बाग की सैर कराई, पर्दा करा के जनाना मकान के तमाम कमरे दिखाए। रुखसत होने लगा तो फरमाया कि मुझको भी कचहरी जाना है, साथ ही चलेंगे। चुनांचा अपनी गाड़ी पर बिठाकर दूर तक साथ लाए। लुत्फ़ ये कि उस वक्त तक मेरा ज़रिए तारुफ बजस इसकी और कुछ न था कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और मुसलमान हूँ। इस किस्म के वाक़यात से क़तअन साबित होता है कि तुर्कों के अखलाक निहायत आम हैं और इसके लिए वसीला व तारुफ, इज़्ज़त व जाह की सिफारिश की कुछ ज़रूरत नहीं। यहाँ शिबली लिखते हैं कि हुसैन आफंदी जो एक पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने शिबली की खूब खातिरदारी की, मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको अपना मकान दिखाया और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ आए। वो शिबली के बारे में सिर्फ ये जानते थे कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और एक मुसलमान। यहाँ तुर्कों के अखलाक की बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। आगे लिखते हैं, तुर्कों की माशरत का तरीक़ा निहायत पसंदीदा और काबिल तक़लीद है। उमरा और मुअज़्ज़िज़ ओहदेदार एक तरफ मामूली हैसियत का आदमी भी जिस सफाई और खुश सलीक़ी से बसर करता है, हमारे मुल्क में बड़े बड़े अमीरों को वो बात नसीब नहीं। मैंने 10,000 के तनख्वाहदार से लेकर 20 रुपये की आमदनी वालों तक के मकानात देखे हैं। अगरचे दोनों हालतों में निहायत तफावत था और होना चाहिए था, ताहम खुश सलीक़ी और तरतीब व सफाई में बराबर थे। यहाँ शिबली लिखते हैं कि तुर्कों के अखलाक बहुत वसी हैं। अमीर हो या गरीब, सब साफ सुथरे और नफासत पसंद हैं। हर कोई खुश अखलाकी से पेश आता है। ये बात हमारे मुल्क के बड़े बड़े अमीरों में नहीं पाई जाती। आगे वो तुर्कों के रहन सहन का जिक्र करते हैं कि ड्राइंग रूम का तरीक़ा कदीम तरीक़ा ये था और मुतवस्सित हैसियत वालों में अब भी जारी है कि दीवार से मुतसिल करीबन 2 हाथ चौड़े और दीवार के तूल के बराबर लंबे चबूतरे बने होते हैं और इन पर गदा बिछा होता है।
अब अगरचे मेज़ कुर्सी का रिवाज है, हम चूंकि मुअज़्ज़िज़ तुर्कों के यहाँ उलमा और दरवेशों की अक्सर आमदोरफ्त रहती है, एक आध कमरा इस तरीक़े पर भी ज़रूर मुरतब रहता है। मैंने उस्मान पाशा और दरवेश पाशा के आलिशान मकानों में भी इस वजह के मुतादिद कमरे देखे। ज़माने हाल में यूरोपियन तरीक़ा ज़्यादा मुरवज है। तुर्कों ने इसमें अपनी तरफ से कुछ इस्लाहें की हैं और वो दर हकीकत काबिल तारीफ़ इस्लाहें हैं। ड्राइंग रूम में जो अक्सर उम्दा ट्रक्शन कालीन से आरास्ता होता है, इस सिरे से उस सिरे तक सड़क के तौर पर कारपेट वगैरह की हाथ भर चौड़ी पट्टियाँ बिछी होती हैं। कमरे में जो लोग आते जाते हैं इसी पर से गुजरते हैं, इधर उधर पाँव नहीं रखते। तुर्कों का बूट अगरचे खाक आलूदा नहीं होता, लेकिन इस तरीके से फर्श और भी साफ व पाक रहता है। बच्चों, यहाँ शिबली लिखते हैं कि तुर्कों के रहन सहन और इनके ड्राइंग रूम कुछ इस तरह है। ड्राइंग रूम यानी दीवान खाने में दीवार से जुड़े चबूतरे होते हैं जिन पर गद्दे बिछे होते हैं। फर्श पर उम्दा कालीन बिछी होती है और चलने के रास्ते पर कारपेट की तरह पट्टियाँ लगा दी जाती हैं। कमरे में जो लोग आते जाते हैं सब इसी पर से गुजरते हैं, इधर उधर पाँव नहीं रखते। इसके अलावा अब एक आध कमरा ऐसा भी होता है जिसमें मेज़ कुर्सी रखी होती है। आगे लिखते हैं, खाना यूरोपियन तरीके पर यानी मेज़ व कुर्सी पर खाते हैं। अलबत्ता बाज़ बातों में फ़र्क है और मेरी दानिश्त में वो इस्लाह तलब है। आम दस्तूर ये है कि जब तमाम लोग मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो नौकर आकर हर शख्स के आगे सादा रिकाबियाँ चुन देता है। इसके बाद बारी बारी मुख्तलिफ खानों की रिकाबियाँ आती हैं और मेज़ के बीच में रखी जाती हैं। तमाम लोग एक ही रिकाबी से खाते हैं। छुरी कांटा भी होता है, लेकिन अक्सर खाते हाथ से हैं। मैंने हुसैन हसीब आफंदी पुलिस कमिश्नर और दरवेश पाशा के यहाँ खाना खाया। दरवेश पाशा के बेटे अहमद पाशा, जो सुल्तानुल मुअज़्ज़म के समधी हैं, मेज़ पर हमारे साथ थे और इसी तरीके से खाते थे। लोगों ने बयान किया कि अब ये तरीक़ा मतरूक होता जाता है और हाल के तालीम याफ्ता बिल्कुल यूरोपियन तरीके पर खाते हैं। शिबली लिखते हैं कि आगे लिखते हैं कि हिंदुस्तान के बरखिलाफ आम दस्तूर है कि मकानात के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। अंदर एक खटका होता है जो दरवाज़ा बंद करने के वक्त खुद ब खुद लग जाता है। बाहर की तरफ एक कड़ा होता है। कोई शख्स किसी से मिलने को जाता है तो कड़े से दरवाजे को खटखटाता है। आवाज़ सुनकर नौकर या साहिब खाना कबाड़ खोल देता है। उमरा के यहाँ दरवाजे के बैरूनी रुख पर पीतल का फूल लगा होता है। इसके दबाने से अंदर घंटी बजती है और नौकर को खबर हो जाती है। यहाँ तक कि गरीब से गरीब आदमी के दरवाजे भी खुले नहीं रहते। अगरचे दरअसल सर्दी से बचने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया गया है, लेकिन इससे तर्ज माशरत में खुद ब खुद निहायत तहजीब व इस्लाह पैदा हो गई है। बच्चों, शिबली यहाँ लिखते हैं कि हिंदुस्तान के बरखिलाफ सर्दी की वजह से मकानात के दरवाजे यहाँ हमेशा बंद रहते हैं। अंदर एक खटका लगा होता है जो दरवाज़ा बंद करते ही खुद ब खुद लग जाता है और उलमा के जो घर होते हैं उनके घर के जो दरवाजे होते हैं बाहर की तरफ एक कड़ा होता है जिसे खटखटाने से साहिब खाना दरवाज़ा खोल देते हैं। इसके अलावा बाज़ दरवाज़ों पर पीतल का एक फूल लगा होता है जिस दबाने से अंदर घंटी बजती है। आगे लिखते हैं, तुर्कों का लिबास जैसा कि मैं ऊपर लिखा आया हूँ बिल्कुल यूरोपियन है। अलबत्ता बूट में एक इख्तरा की गई है और वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। ये बूट चरमी जुराब और स्लीपर का मजमुआ है। जुराब बिल्कुल बूट की शक्ल की होती है लेकिन एड़ी नहीं होती। स्लीपर में अंदर एड़ी के पास एक खटका लगा होता है। जुराब पहनकर जब इसको पहनते हैं तो जुराब इसमें अटक जाती है और दोनों मिलकर खासा बूट बन जाता है। बाजार में दोनों पहने फिरते हैं, लेकिन फर्श पर स्लीपर उतार देते हैं, सिर्फ जुराब रह जाती है और चूंकि वो गश से पाक होती है फर्श पर धब्बा नहीं पड़ता। आगे लिखते हैं, मुलाकात का तरीक़ा नहायत महज़्ज़ब और पसंदीदा है। तुम किसी से मिलने जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ तो उसी वक्त नौकर आकर दरवाज़ा खोल देगा। मकान में इसी गर्ज से एक ख़ास कमरा फर्श फरोश से आरास्ता रहता है। नौकर तुमको वहाँ बिठा देगा और कहवा या चाय पेश करेगा। इसके बाद साहिब खाना को इत्तला होगी, वो मुलाकात के कमरे में बैठेगा और तुमको वहीं बुलाएगा। बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ अफसरों की मुलाकात का यही तरीक़ा है। अंग्रेज़ों की तरह इहाते के बाहर वरांडे में टहलना और देर तक इंतज़ार करना नहीं पड़ता। यहाँ शिबली लिखते हैं कि अगर कोई मुलाकात
के लिए जाता है तो दरवाज़ा खटखटाने पर नौकर फौरी दरवाज़ा खोल देता है और अंदर बैठाता है, जहां मेहमानों के लिए ख़ास कमरा होता है। वो मालिक मकान को इत्तला देता है और चाय पेश करता है। अंग्रेज़ों की तरह वरांडे में देर तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। सलाम करने का अजीब तरीक़ा है। पहले सीने पर, होंठों पर, फिर पेशानी पर हाथ रखते हैं। इन आज़ा का हाथ से छू लेना ज़रूरी नहीं, सिर्फ मुहाज़ात काफ़ी है। अगरचे इस तरीक़े पर सलाम करने में हाथ को 3 मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, लेकिन मशाक़ी की वजह से तीनों मरहले इस जल्दी से तय होते हैं कि मामूली सलाम से ज़्यादा अरसा नहीं लगता। इस एजाद में ये फ़ायदा है कि ख़त को झुकाना नहीं पड़ता और एशियाई ताज़ीम व अदब भी हाथ से नहीं जाता। मजलिस में सलाम करने का जो तरीक़ा है वो ज़्यादा तकल्लुफ़ आमेज़ है, यानी बैठ जाने के बाद हाज़रीन में से हर शख्स की तरफ मुखातिब होकर सलाम करना पड़ता है, बिल्कुल इस तरह जैसा कि लखनऊ में दस्तूर है। मालूम नहीं तुर्क जैसे सिपाहियों को ये लखनवाला तकल्लुफ़ किसने सिखाया। बच्चों, यहाँ शिबली लिखते हैं कि तुर्कों के यहाँ सलाम करने का तरीक़ा ये है कि पहले सीने पर, फिर होठों पर और फिर पेशानी पर हाथ रखते हैं, सिर्फ इशारा करते हैं। मश्क की वजह से ये अमल बहुत तेज़ी से होता है। अलबत्ता मजलिस में सलाम करने का तरीक़ा ये है कि बैठने के बाद हर शख्स को मुखातिब करके सलाम करना पड़ता है। आगे लिखते हैं, तुर्कों की तहजीब और तरक्की में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल क़द्र और काबिल तक़लीद है वो औरतों की तालीम व तरबियत व तरीक़े माशरत है। दुनिया की 2 बड़ी कौमें यानी यूरोपियन और एशियाटिक इस मसले में अफराद और तफरीक के इंतहाई किनारों पर वाक़ हैं और इस वजह से दोनों की हालत काबिल एतराज़ है। तुर्कों ने ऐसा मोतदिल तरीक़ा इख्तियार किया है जो दोनों की खूबियों का जामे और दोनों के उयूब से खाली है। तुर्किश औरतें तालीम याफ्ता हैं, लेकिन बेशर्मी, शोखी, बेजा आज़ादी, रक़्क़ासी और वो भी गैर मर्दों के साथ उनको तालीम नहीं हुई है, वो पर्दे की पाबंद हैं। यहाँ शिबली ने तुर्कों की एक अहम बात बताई है कि तुर्कों ने औरतों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी है और तालीम के साथ साथ पर्दे की पाबंदी का पूरा ख्याल रखा है। यहाँ की औरतें मर्दों के साथ तालीम हासिल नहीं करती। लड़कियों की तालीम के लिए सरकारी और ख़ानगी मदरसे कसरत से हैं और पर्दा व हिफाजत का ऐसा उम्दा इंतज़ाम है कि शुरफा को अपनी लड़कियों के भेजने में कुछ तामुल नहीं होता। इल्मी मज़ामीन के साथ फ्रेंच ज़बान भी दर्स में दाखिल है और बाज़ मदरसों में मौसीक़ी की तालीम भी होती है। मौल्लिमात की तालीम के लिए एक ख़ास मदरसा है जिसकी मुहतमिम रफ़िया ख़ानम हैं। ये आला दर्जे की तालीम याफ्ता खातून हैं और सुल्तान के हुजूर से इसको दर्जे दुआम का तमगा इनायत हुआ है। यहाँ शिबली लिखते हैं कि लड़कियों की तालीम के लिए सरकारी और ख़ानगी मदरसे कसरत से मौजूद हैं, इसलिए हर कोई अपनी लड़कियों को भेजने में नहीं हिचकिचाता। तालीम का उम्दा इंतज़ाम है। इल्मी मज़ामीन के साथ साथ फ्रेंच ज़बान और मौसीक़ी भी सिखाई जाती है। मौल्लिमात के लिए भी एक ख़ास मदरसा है जिसकी मुहतमिम एक खातून रफ़िया ख़ानम है। आगे लिखते हैं इन मदारिस की वजह से तालीम इस कदर आम हो गई है कि ज़माने हाल में बमुश्किल ऐसी औरत मिल सकती है जिसने मुनासिब दर्जे तक तालीम ना पाई हो। बहुत सी औरतें मज़मून निगार हैं और मशहूर अखबारात में इनके आर्टिकल निकलते रहते हैं। जोधत पाशा की लड़की फ़ातिमा ख़ानम मशहूर मुसन्निफ़ा है। हाल में इसका एक निहायत उम्दा नावल शाये हुआ है जिसका नाम ज़नान इस्लाम है। अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा भी हो गया है और बेरूत में छापा गया है। यहाँ शिबली लिखते हैं कि तालीम याफ्ता लड़कियाँ अखबार और रसायल में उम्दा मज़ामीन लिखती हैं। खुद उनके एक दोस्त जोधत पाशा की लड़की एक मशहूर मुसन्निफ़ा है और हाल ही में इसने एक नावल भी लिखा है। औरतों को चलने फिरने में आम आज़ादी हासिल है। हर दर्जे और हर रुतबे की औरतें बाज़ार में निकलती हैं, सैरगाहों को जाती हैं, दावत के जलसों और इल्मी मजलिसों में शरीक होती हैं, लेकिन बावजूद इस आज़ादी के हिफ्ज़ व एहतियात के दायरे से सरमुतजावज़ नहीं होता। हर मजमा में औरतों की सोसाइटी मर्दों से अलग रहती है और कोई औरत किसी गैर मर्द से बजस ख़ास हालतों के बात नहीं कर सकती। लिबास बिल्कुल यूरोपियन है। जब बाहर निकलती हैं तो निहायत ढीला ढाला रेशमी गौन पहन लेती हैं जो गर्दन से लेकर पाँव तक होता है और ऊपर से नीचे तक बटन लगे होते हैं।
इससे बजस चेहरे के और तमाम जिस्म इस तरह ढक जाता है कि बदन की हैयत तक मालूम नहीं होती। यहाँ शिबली लिखते हैं कि औरतों को बाहर चलने फिरने की आम आज़ादी है। हर जगह औरतों और मर्दों की सोसाइटी अलग होती है। औरतें ढीला ढाला रेशमी गाउन पहन लेती हैं जो गर्दन से लेकर पाँव तक होता है। ऊपर से नीचे तक बटन लगे होते हैं। इससे चेहरे के अलावा जिस्म के सारे आज़ा अच्छी तरह ढक जाते हैं। बच्चों, अब मजमून का एक मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। इस मजमून में, इस सफ़रनामे में शिबली ने जो अहम बातें बयान की हैं उसको मैंने नुकात की शक्ल में लिखा है। लिखते हैं, शिबली नमानी अपने मजमून में लिखते हैं कि अगर 4 दोस्त होटल में जमा होते तो एक शख्स सबकी तरफ से पैसे अदा कर देता है। तुर्की बूट पहनना वहाँ की तहजीब है। एक साहब ने शिबली को तुर्की बूट पेश की। तुर्की में मेहमान की बड़ी खातिर तवाज़े होती है। मेहमान के तमाम अखराजात को मेज़बान ही अदा करता है। तुर्कों के मकानात कुछ इस तरह के होते हैं। ड्राइंग रूम में चबूतरों की तरह बैठक होती है जिस पर गद्दे डाले जाते हैं और फर्श पर उम्दा कालीन बिछाई जाती है। तुर्कों के खाने का तरीका यह है कि मेज़ कुर्सी पर खाते हैं। सब लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और नौकर रिकाबियाँ रख देते हैं। फिर खाने के बर्तन लाए जाते हैं। शिबली नमानी ने तुर्कों के कई अखलाक व आदात को बयान किया है। वहाँ के लोगों में गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। अमीर, गरीब, ओहदेदार और मजदूर सब खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। अगर किसी से रास्ता पूछ लें तो लोग मेहरबानी से पेश आते हैं और मंजिल तक छोड़ आते हैं। मेहमान का पूरा ख्याल रखा जाता है। मकान के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान आए तो दिल से इस्तकबाल करते हैं। अंग्रेज़ी लिबास पहनते हैं लेकिन बूट तुर्की पहनते हैं। सलाम करते वक्त तुर्क लोग अपने हाथ को पहले सीने पर और फिर होठों पर और फिर पेशानियों से लगाते हैं। वो झुकते नहीं लेकिन अदब का लिहाज रखते हैं। ख़वातीन तालीम के साथ साथ पर्दे की पाबंदी भी करती हैं। बच्चों, आपके लिए चंद सवालात पेश हैं। ये सवालात आपने साल अव्वल में भी हल किए हैं। सवाल है, मंदरजैल इबारत के बहवाले मतन तशरीह कीजिए। इसमें आपको एक इबारत दी जाती है। उस इबारत को पढ़कर आपको उसका हवाला और तशरीह दोनों लिखने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक इबारत लिखी है, फयाजी और मेहमान नवाजी तुर्कों की आम सिफत है और नहायत अदना दर्जे के लोग भी नहायत सैर चश्म और फयाज हैं। ये इबारत जी। दूसरी इबारत है, हिंदुस्तान के बरखिलाफ आम दस्तूर है कि मकानात के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। तीसरी इबारत है, इस एजाद में ये फ़ायदा है कि ख़त को झुकाना नहीं पड़ता। मतन के हवाले के बाद आपकी किताब में मज़ीद चंद सवाल दिए गए हैं जो 5 सत्रों में, एक लफ्ज़ या एक जुमले में और 15 सत्रों में दिए गए हैं। उन तमाम सवालात के जवाब आपको किताब से मुताला करने के बाद आपको लिखने होंगे। 5 सत्रों के सवालात में पहला सवाल है, तुर्कों की फयाजी के बारे में लिखिए। दूसरा सवाल, तुर्कों के मकानात किस तरह के होते थे। तीसरा सवाल, तुर्कों में खाने का तरीका क्या था। तीसरी बिट है, आपको एक लफ्ज़ या एक जुमले में आपको जवाब लिखना है। पहला सवाल है, शिबली नोमानी ने किस मुल्क के सफ़र का हाल बयान किया है। तुर्कों को सलाम करने में कितनी मरतबा हाथ को हरकत देना पड़ता है। तीसरा सवाल है, तुर्की बूट किन किन का मजमुआ है। तुर्की तालीम में कौन सी बैरूनी ज़बान की तालीम शामिल है। पाँचवा सवाल है, मौलिमात की तालीम के मदरसे की मुहतमिम कौन थी। 15 सत्रों के सवालात कुछ इस तरह हैं। पहला सवाल है, तुर्कों की तर्ज माशरत की अहम खसूसियात क्या हैं। दूसरा सवाल है, शिबली नोमानी ने तुर्कों के अखलाक व आदात के किन किन गोशों को उजागर किया है। तीसरा सवाल है, किसी शहर के सफ़र करने पर आपके क्या मुशाहिदात हैं, कलमबंदी।